तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज। यह इम्पॉर्टेंट है, सुपर टेट या टेट किसी भी स्टेट का हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, मेंस, पीएचडी, टीएसटी एवं जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें साइंस आती, यह सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह सीरीज है 47 नंबर, अब तक 46 सीरीज हो चुकी हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1201 से। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? अर्थात जो विटामिन ए है वह कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये स्टोर होता है यकृत में। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम होता है वह रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी, जिसको कि कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अर्थात शाम के वक्त अगर विटामिन ए की कमी है तो शाम के वक्त कम दिखाई पड़ने लगता है या रंगों में भेद कम कर पाते हैं विटामिन ए की वजह से। और विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वह है दोस्तों स्पेशली गाजर। क्या है? गाजर है। और जितने पीले प्रकार के फल होते हैं सारे के सारे विटामिन ए के मुख्य स्रोत होते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से देख सकते हैं बेरी बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमोलोसिस, विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। ये सारे के सारे विटामिन मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्वेश्चन 1201 का जो आंसर है वह डी नंबर है, यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं और यकृत में ही विटामिन ए स्टोर्ड होता है। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है स्पेशली गाजर होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1202 नंबर। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? अर्थात कौन सा ऐसा रोग है जिसको यह फैलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मलेरिया। अगर आपसे पूछा जाए जो मलेरिया बीमारी है वह किस मच्छर के माध्यम से होती है, तो वह मादा क्यूलेक्स मच्छर के माध्यम से ही यह फैलती है। मलेरिया और मलेरिया के लक्षण समझ लो। मलेरिया में क्या होता है कि ठंड लग के फीवर आता है। जब भी मलेरिया होता है तो खूब ठंड लगती और फीवर भी आता है और यह होता है क्यूलेक्स मादा मच्छर के काटने से। और देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन भी आप लोग देख लें। मादा क्यूलेक्स मच्छर से मलेरिया फैलता है। ये प्रोटोजुआ का रूप है। रिंग वॉर्म आप लोग जानते होंगे, त्वचा में क्या हो जाते हैं कि चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं एक वृत्ताकार में, और उनको खुजलाएं उसका पानी लगने से और भी फैलने लगता है। फाइलेरिया क्या होता है? फाइलेरिया में किसी भी व्यक्ति का पैर फूल कर हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, इसलिए फाइलेरिया को हाथी पाँव की बीमारी भी कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 1203। देखिए क्या है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? अर्थात जो थायराइड ग्रंथि है वह कहाँ होती है? तो थायराइड ग्रंथि का सीधा संबंध होता है गले से। कौन से? गले से संबंधित होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो स्थित होती है वह गले में स्थित होती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1204। देखिए 1204 क्या है क्वेश्चन। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन का टेस्ट हम लोग क्या चीज़ चेक करने के लिए करते हैं? कौन से पोषक तत्व को चेक करने के लिए? तो हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट जांच के लिए। अब आप समझें कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले शरीर में कार्य क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे शरीर को डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान करती है। रोटी चावल आप देख सकते हैं ये मुख्य स्रोत हैं। आलू, स्वीट पोटैटो जिसको शकरकंद कहते हैं, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसी जगह अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के मुख्य जो स्रोत हैं स्पेशली देखना चाहें सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, चिकन, मटन और एग, फिश, ये चीज़ें चिकन के उसके प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन का कार्य हमारे शरीर में मरम्मत करना, मेंटेनिंग करना,
मसल्स ग्रोथ के लिए, सेल डेवलप के लिए इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन। और वसा क्या होता? वसा एक संचित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। जितने तैलीय पदार्थ होते सभी से वसा प्राप्त होती। वसा को इंग्लिश में फैट कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1205। देखिए 1205 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की जीव का उदाहरण है, अर्थात एक कोश की कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ होते वह एक कोश की होते, अर्थात उनका जो शरीर होता वह एक कोश की होता है, सिंगल सेल्ड। और जो जितने प्रकार के जंतु होते, जैसे मनुष्य ले लें, गाय, बकरी, भैंस, शेर, चीता, मगरमच्छ या स्नैक्स ले लें, ये सारे के सारे बहुकोशिकी से इनके शरीर का निर्माण होता है, अर्थात ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के जो शरीर का निर्माण हुआ है वह बहुकोशिकीय तरीके से ही निर्माण हुआ है। आइए अब इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। एक कोश की जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ है। इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 3 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। एनेलिड्स का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सममित तथा खंडों में बांटा हुआ होता है। इसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। इसका रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका उदाहरण केचुआ, जोंक है। आप नोटिस कीजिएगा, जो केचुआ और जोंक होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें किसी भी प्रकार की कोई बोन्स अर्थात हड्डी नहीं पाई जाती, अर्थात ये किस में आ जाएंगे? अकशेरुकी की जंतु की कैटेगरी में आ जाएंगे। अकशेरुकी या नॉन वर्टिब्रेट, नॉन कॉर्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। प्लस जोंक और केचुए का जो शरीर होता है वह खंडों में विभाजित होता, आप केचुए जोंक को देख सकते हैं। अब देखिए एकिनोडर्मस, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। एकिनोडर्मिस के अंतर्गत जितने भी जंतु आते सारे के सारे समुद्र में रहने वाले ही आते हैं। आइए दोस्त अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1206। 1206 क्या दिया गया है? देखिए, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, जिसको कि पैलियोटोलॉजी कहते हैं या प्लेंटोलॉजी भी कहते हैं। देखिए, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं जीवों के संरक्षित अवशेषों, सपोज दैट कोई भूकंप, आंधी, तूफान या सुनामी आए, उसमें बहुत बड़े कुछ जानवर दब जाएं या बहुत बड़ा कोई वृक्ष दब जाए, फिर कई सालों बाद ये अवशेष निकलें और इनकी स्टडी की जाए, इनके बारे में अध्ययन किया जाए कि ये कितने समय पहले इस भूमि के नीचे दबे थे। अब बात यहाँ पर एक चीज़ क्लिक कर रही होगी ब्रेन में कि कितने साल तक दबे रहे हम, या कितने साल पुराना कोई पेड़ पौधा है, इसके बारे में हम कैसे पता करते, या किसी जीवाश्म की एज कैसे पता करते? तो किसी जीवाश्म की एज पता करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 से यह बात क्लियर हो जाती है कि यह जो जीवाश्म है, चाहे वह पेड़ पौधा हो या कोई जंतु हो, कितने वर्षों से इस भूमि के नीचे दबा हुआ है, और फिर इन सब की जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसको जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटियोलॉजी भी कहते हैं। देखिए, पैलेंटियोलॉजी प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। नृविज्ञान, जिसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है, कौन? नृविज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के रीति रिवाज कैसे हैं या मानव का विकास कैसे, हिस्ट्री क्या है, परंपराएं क्या हैं, संस्कृति क्या है, इसका किस में अध्ययन किया जाता, तो आप कह सकते हैं नृविज्ञान या इंग्लिश में एंथ्रोपोलॉजी इसको कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग पुरातत्व विज्ञान की। पुरातत्व विज्ञान को आर्कियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। पुरातत्व में सारी की सारी पुरानी चीजें ही आती हैं। अब बात करेंगे सेरिकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत
रेशम के कीड़ों के पालन और उनके रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीड़े कैसे पाले जाते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या उनमें क्रियाएं होती हैं, क्या क्या स्टेप वाइज प्रोसेस होते हैं सारे, और उत्पादन कैसे होता है, इसका अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करेंगे हिप्नोलॉजी या हाइप्नोलॉजी। इसमें हम नींद का अध्ययन करते हैं। नींद, हम लोग सोते हैं, जब ब्रेन हमारा अचेतन अवस्था में होता है, तो जब हम सो रहे होते हैं तो विभिन्न प्रकार के ख्वाब आते हैं, स्वप्न आते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी या कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसे दृश्य देखे जाते हैं सपने में जो वास्तविक जीवन से भी संबंध रखते हैं। तो स्पेशली नींद का अध्ययन, यहाँ बात हो रही नींद के अध्ययन की, तो उसको हिप्नोलॉजी कहते हैं। और हिप्नोलॉजी जो शब्द है, ये हिप्नोटिज्म से ही उत्पन्न होकर यहाँ पर आया हुआ है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1207। धमनियाँ रक्त का वहन करती जो कि भरी होती हैं ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं, श्रा को इंग्लिश में वेंस कहते हैं। धमनी क्या करती? ऑक्सीजन युक्त अर्थात शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य धमनी करती है। शिरा क्या करती? जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। देखिए, शिरा शरीर, शरीर में जो रक्त फैला है उसको हृदय तक पहुंचाने का कार्य शिरा करेगी, अर्थात अशुद्ध रक्त को। और जो शुद्ध रक्त बन रहा है हृदय में, ऑक्सीजन युक्त हृदय रक्त है, अच्छा रक्त है, वह धमनी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगी। और धमनी को इंग्लिश में आर्टरीज, सिरा को वेंस कहा जाता है। देखिए, धमनियाँ रक्त का वहन करती जो कि ऑक्सीजन से भरी होती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त, आइए दोस्तों फिर से देखें, हृदय से शरीर की ओर रक्त में जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी, जिसको इंग्लिश में आर्टरी भी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। अगर आपसे पूछा जाए धमनी का कौन सी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त भी ले जाती, तो वह पल्मोनरी धमनी होती है। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कहते हैं युक्त रक्त, एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अब हम लोग देखें क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना 1208। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो पक्षी होते हैं उनके स्टडी को क्या कहते हैं? तो उनकी स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कि अर्थात पक्षियों का व्यवहार कैसा होता है, इनकी बॉडी कैसी होती है, इनका व्यवहार कैसे होता है, इनकी संरचना कैसी होती है, इस पूरी स्टडी को, पक्षियों की पूरी स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देखिए, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है। इंडियन बर्ड डॉक्टर सलीम द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा गया? इंडियन बर्ड जो शब्द है वह डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर सलीम भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए हैं। बाज पक्षी शिकारी पक्षी माना जाता है। तीव्रतम पक्षी जो होता है अलावील होता है। गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाले पक्षी हैं। गिद्ध की संख्या अत्यंत कम हो गई। जो पर्यावरण मित्र पक्षी हैं, मांस भक्षण करता है। और मैं बता सकता हूँ दोस्तों, जितने लोग क्लास देखेंगे शायद किसी ने गिद्ध देखा हो, क्योंकि काफ़ी साल हो गए, लगभग 2010 से गिद्ध बहुत स्पीड से कम हो गए। 2010 से करीब से गिद्ध देखे ही नहीं गए। और गिद्ध खाते क्या है? यह मांस का भक्षण करते, जो जीव जंतु मर जाते उन्हीं का मांस खाकर अपना जीवन यापन ये गिद्ध करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1209। देखिए क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वह रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें होता क्या नाइट ब्लाइंडनेस में? इसमें शाम के वक्त दिखाई नहीं पड़ता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर और सभी प्रकार के पीले फल। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो दूध होता है वह अपने आप में संतुलित आहार होता है। क्या होता है? बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता, उसमें सारे के सारे लगभग पोषक तत्व उपस्थित होते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जो विटामिन ए है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह रेटिनॉल होता है। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं आप लोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत कैरोटीन है। कैरोटीन उपस्थित होती है गाजर में। कैरोटीन सबसे अधिक गाजर में पाया जाता। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब हीमोग्लोबिन की बात हो रही तो आप समझें रक्त। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और लोहा जो है सबसे ज़्यादा लौह तत्व है, पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होता है? पालक और चुकंदर से। तो टीबी रोग जीवाणु से होता है। जो टीबी रोग होता है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसकी जो मेडिसिन आती है उसको डॉट्स कहते हैं। जो टीबी की दवा आती क्या कहते हैं? उसको डॉट्स कहते हैं। और टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1210। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जो पोलियो का टीका है उसकी खोज किसने की? जोनास साल्क ने। जो पोलियो बीमारी होती है, इसकी टीके खोज की थी जोनास साल्क ने की है। देखिए आगे इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन देखें। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की है। पोलियो रोग विषाणु से होता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। अब WHO का फुल फॉर्म आप समझ लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसको बोलेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। विश्व स्वास्थ्य संगठन। और किस डेट को यह मनाया जाता है WHO डे? ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। भारत सरकार ने पोलियो अभियान 1997-98 में शुरू किया था जो सफल रहा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1211। देखिए क्या है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? अपना दोस्तों क्वेश्चन है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। फिर से आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, पॉड। जो डॉल्फिन फिश होती है इसके समूह को हम लोग पॉड कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलती है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। नदी प्रदूषण डॉल्फिन एवं जलीय जीवों को क्षति पहुंचा रही है। दोस्तों ये तो क्लियर है, जितने टाइप के पोल्यूशन हो रहे हैं, चाहे वह स्थल पर हो, चाहे थल पर हो, चाहे जल पर हो, चाहे वायु पर हो, कहीं भी कोई भी प्रदूषण हो, किसी टाइप्स का प्रदूषण हो, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। किसको? पेड़ पौधों जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से जानवरों और पेड़ पौधों को नुकसान होता है, चाहे वह पोल्यूशन कहीं भी हो, चाहे हवा में हो, चाहे जमीन में हो, चाहे पानी में हो। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 1212। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। क्या है कोशिका? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे अर्थात ऑस्ट्रिच एग की कोशिका होती है। और इस ऑस्ट्रिच के जो अंडा होता है उसका वेट लगभग 1.5 किलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1213। 1213 में देखिए क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वह दोस्तों होती है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती? वह होती जांघ की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती? जबड़े की। और सबसे मजबूत पार्ट्स कौन सा होता है शरीर का? वह दांत का कवर होता है जिसको इनेमिल कहते हैं,
जो दांत की परत होती है वह सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कि कान में स्थित है। हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती हैं। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जब हम हड्डियों के बारे में पढ़ें, जानें कैसे वर्क करती, क्या होती, तो उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। कैल्शियम यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। मानव के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती और जब बच्चा जन्म लेता तब उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। स्टेपिस कान में स्थित हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ की हड्डी होती है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1214। क्या दिया गया? पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? जो पीछे की ओर उड़ता है वह हमिंग बर्ड है। क्या है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ता है और सबसे छोटा पक्षी भी है। हमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। किवी, जो किवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। नकल करने में कुशल पक्षी लॉयर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलता है। कंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1215। क्या है? देखिए, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल समझे, ऑक्टोपस पाया कहाँ जाता है? ये समुद्र में पाया जाता है। अब इसके रक्त का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। कैसा होता है? नीला होता है। देखिए, ऑक्टोपस के खून का रंग जो है वह नीला होता है। ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रृंगमीन है। इसके शरीर 3 भागों में विभक्त होता है: सिर, अंतरांग तथा पाद। इनमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। इनका उत्सर्जन वृक्कों द्वारा अर्थात किडनी के द्वारा होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1216। क्या दिया गया है? वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो ये तैयार की थी बर्जीलियस ने। किसने की थी? बर्जीलियस ने की थी। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को, डिस्क्रिप्शन को। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि वर्जीलियस ने तैयार की थी। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज 1808 में की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। इतनी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। परमाणु की खोज 1808 में जॉन डाल्टन। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका भी खोजा। रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। दूध का पाश्चराइजेशन खोजा। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1217। देखिए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो वह है ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल, जो कि समुद्र में पाई जाती है। कहा जाता है कि यह 30 हाथियों के बराबर इसका वजन होता है। इसकी जो जीभ होती है वह लगभग 1 हाथी के वेट के बराबर होती है, वजन के बराबर दोस्तों होती है। तो अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी होगी। सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल ब्लू व्हेल है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसत तापमान 39 सेल्सियस बकरी जो होती है उसका। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। कैसा? विषैला स्तनी होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1208। क्या देखेंगे? 1208 देखेंगे, 1218 सॉरी। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो यह किया था आर्थर ट्रांसले ने। किसने किया था? आर्थर ट्रांसले ने किया था, जिनको ट्रांसले भी कहते हैं। पारिस्थितिकी, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, की संकल्पना को आर्थर ट्रांसले ने परिभाषित किया था। इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जैव और अजैव घटक से पर्यावरण का निर्माण होता है। भारत सरकार ने 1985 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की। पर्यावरण के लिए कुल भूभाग का 1/3 भाग वन का होना अनिवार्य होता है। अर्थात कितना कितना होना चाहिए? 1/3 भाग। मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को काफ़ी क्षति हुई है। रेमंड लिंडमैन ने बताया कि कुल उपयोग किया गया भोजन का 10% ऊर्जा में बदलता।
अर्थात जैसे बकरी घास खा रही है तो उसे घास तो 100% है, बस उसे जो एनर्जी मिलेगी वो 10% मिलेगी, और फिर जो बकरी को खाएगा उसे इस 10% का ओनली 10% मिलेगा, अर्थात 1%। इस तरीके जो एनर्जी लेवल है वह कम होती चली जाती हर स्टेप में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1219। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह किया गया था चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। गति विषयक नियम को विकास न्यूटन ने किया था। और विकास ने क्या न्यूटन के नियम भी दिए थे, जो कि 3 होते हैं, अर्थात कोई वस्तु गिरती है तो ये नीचे क्यों जाती है, न्यूटन ने ही बताया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1220। क्या दिया गया है? पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका कार्य है जाइलम। देखिए जाइलम क्या करता है कि भूमि के अंदर से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके पेड़ पौधों की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये कार्य करता है जाइलम। अब बात करें फ्लोएम। फ्लोएम का जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन बना लेते हैं, उस भोजन को पेड़ की विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य वो करता है फ्लोएम। फ्लोएम मतलब भोजन, जाइलम मतलब जल और खनिज लवण। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। जाइलम पौधों को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है। जाइलम पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही करते हैं। वार्षिक वलय को इंग्लिश में एनुअल रिंग भी कहते हैं। जब पेड़ काटो तो देखेंगे बीच वाले हिस्से में गोल गोल से निकलते हैं, उसी से क्लियर हो जाता है पेड़ के अंदर जो सर्कल टाइप के निकलते हैं, वृत्ताकार निकलते हैं, कि पेड़ की आयु कितनी है। पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंट्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंट्रोनोलॉजी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1221। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से अब देखेंगे फिर से इसको देखिए दोस्तों। 1221, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इसमें डिफरेंट क्या हो जाएगा? मस्तिष्क ज्वर अलग हो जाएगा। मस्तिष्क ज्वर सबसे अलग है। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क की बीमारी है। यह विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1222। हवा के परागण जिसको पॉलिनेशन कहते हैं क्या कहा जाता है? अर्थात जो हवा के माध्यम से होता है इसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं? एनीमोफिली इसको कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन। हवा के परागण अर्थात पॉलिनेशन को एनीमोफिली कहा जाता है। परागण क्रिया अनेक स्तरों से होता है, जिससे वायु सबसे महत्वपूर्ण है। परागण क्रिया के द्वारा पुमंग एवं जायांग के मिलन से पौधे में फूल और फल का निर्माण होता है। हाइड्रोफिली के अंतर्गत परागण जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोफिली में जल के द्वारा होता है। अगर एयर के माध्यम से होगा तो एनीमोफिली उसे कहेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1223। देखिए क्या है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या सृजित हो सकता है, तो वह कौन है? वह होता है जिगर। क्या होता है? जिगर, लिवर। इसी को शुद्ध हिंदी में यकृत भी कहा जाता है। इसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है कि ये अपने आप को मेंटेन कर लेता है, बट अत्यधिक मादक पदार्थों के सेवन की वजह से, अत्यधिक ड्रिंक, शराब या मदिरा के सेवन से क्या होता है? ये पूर्णतः डैमेज हो जाता, फिर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता। तभी कहा जाता है कि लिवर फेल हो गया। इसी की वजह से सिरोसिस बीमारी भी हो जाती है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर, जिसको यकृत या इंग्लिश में लिवर कहते हैं, पुनः विकसित और सृजित हो सकता है। जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लिवर का वजन 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है। लिवर से पित्त रस स्रावित होता है। दांत मानव जीवन में 2 बार जन्म लेते हैं। एक दूध के दांत जिसको अस्थाई टेम्परेरी टीथ कहते हैं, एक स्थायी दांत जिनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है अपना कौन सा? 1224। देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं?
आइलेट को इंग्लिश में आइलेट्स भी कहते हैं। तो यह पाए जाते हैं अग्नाशय में। अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियास भी कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट अग्नाशय में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन स्रावित होता है और गामा कोशिका से सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन निकलता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1225। देखिए क्या दिया गया है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? सीधी बात आप समझे तो उन्होंने टीका, जिसको इंग्लिश में वैक्सीनेशन कहते हैं, खोज की थी। जैसे पोलियो का टीका लग जाए, टीबी का टीका लग जाए या अन्य प्रकार के टीके लगते रहते हैं, टिटनेस का टीका, जितने टीके हैं, टीके शब्द को या टीका वैक्सीनेशन के प्रोसेस को खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के डिस्क्रिप्शन को। टीका या वैक्सीनेशन के विकास में एडवर्ड जेनर ने योगदान दिया। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को तैयार किया। टीका के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाई जाती है। पोलियो का वैक्सीन जोनस साल्क और अल्बर्ट साबिन ने बनाया। किसने बताया? जोनस सॉल्क और अल्बर्ट साबिन ने इसको बनाया था। दोस्तों यह सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको करना है क्या दोस्तों? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।